देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हम हैं झारखंड में, जहां पर लोकसभा चुनाव के अभी 2 चरण बाकी हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या असेसमेंट है इन चुनावों के बारे में। रघुवर जी, क्या पूरे देश में, जैसे अलग अलग राज्यों में मैं जा रहा हूं, तो एक यूनिक चीज जो इस चुनावों में दिखती है वो ये है कि वोट जो है वो कैंडिडेट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस बाकी जो पार्टियां या लोग हैं उनके नाम पे डाले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो हैं वो थोड़े गौन दिखाई देते हैं। और झारखंड में किस तरह का चुनाव चल रहा है? नहीं, देखिए, जो देश के पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो देश की हमारी प्रमुख जो प्रबुद्ध मतदाता है वो पार्लियामेंट के चुनाव में देश के हित को ध्यान में रखकर मतदान करता है। और पार्लियामेंट का चुनाव में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा 2014 कि जो देश के प्रबुद्ध मतदाताओं ने एक गरीब परिवार से जन्मे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 30 वर्ष की गठबंधन राजनीति, जो गठबंधन की राजनीति से देश में भ्रष्टाचार, कुशासन के कारण जनता में हताशा और निराशा थी, उससे उबकर माननीय मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। और इन 4.5 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की करोड़ों जनता को जो वचन दिए थे, करोड़ों जो गरीब, जो आज़ादी के इतने वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी जो विकास की योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए थी, वो इन 4.5 वर्षों में दिए गए वचन के अनुसार गरीब की योजनाएं, गांव की योजनाएं लोगों तक पहुंची है। और यही कारण आप देख रहे हैं कि पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक लहर है। कोई भी सरकार का जो विश्वास का आधार होता है वो जनता। तो आज हम कह सकते हैं कि देश की करोड़ों जनता की आशा मोदी जी पर है। और इसीलिए झारखंड में भी जो 2 फेज में चुनाव हुए, ये दोनों फेज मोदी जी के नेतृत्व में इस राज्य की जनता ने भी 2014 के बाद पहली बार एक मजबूत सरकार राज्य में भी गठन हुई। और ये डबल इंजन की सरकार के कारण झारखंड 14 वर्ष में जहां भ्रष्टाचार के नाम से झारखंड को जाना जाता था, आज एक बेदाग सरकार और विकास की योजनाएं, चाहे वो गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे इज्जत घर के लिए हर गरीब के घर में शौचालय बनाने के काम हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर, झारखंड देश का पहला राज्य है जहां हम सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री देते हैं और पहला रिफिल भी भराने का काम करते हैं। तो इस तरह जितनी योजनाएं दिल्ली में बनी वो झारखंड में उतरने के काम हुए, जिसके कारण एक सकारात्मक माहौल सरकार के प्रति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति, और 2 फेज के चुनाव में 7 का 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने का रुझान हमें प्राप्त हुआ। और आने वाले जो 7 लोकसभा चुनाव हैं, जो 2 फेज में होने जा रहे हैं 12 मई और 19 मई, ये दोनों फेज में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, क्योंकि एनडीए के एक हमारे साथी आसू चुनाव लड़ रहे हैं, तो 13 सीट में कमल खिलेगा और एक हमारा आंसू का केला खिलेगा। आपको लगता है कि जो राज्य सरकार के कामकाज है उसका भी कहीं असर इन चुनावों में दिखाई देता है? नहीं, निश्चित रूप से जो केंद्र की योजनाएं थी तो इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी से केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं जमीन पर हम लोग पारदर्शी ढंग से उसको उतारने का काम किए। और इसीलिए आज झारखंड में एक सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और एक सकारात्मक एक आशा बंधी है
कि मोदी सरकार ही इस देश में बदलाव ला सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एडीआर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने झारखंड में एक सर्वे किया और उसने ये पाया कि इन चुनावों में जो 3 मुद्दे अहम तौर पर लोगों के मन में हैं, उसमें एक है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। आप रोजगार कैसा है, आप अपनी सरकार की परफॉर्मेंस को इन तीनों मापदंडों पर कैसा मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 वर्ष में झारखंड में मिलीजुली सरकार होने के कारण न स्वास्थ्य में, न शिक्षा में, न गांव-गांव घर तक बिजली पहुंचाने में ये जो गठबंधन की सरकार थी, इनकी जो जनता की बुनियादी आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान नहीं होने के कारण हमारा राज्य अन्य राज्य से काफी पीछे था। और इन 4.5 वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग ने काफी सुधार करने का काम किया, जिसकी नीति आयोग ने भी तारीफ की झारखंड सरकार की। और प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम झारखंड की ही धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ही शुरुआत की। हम लोग ने भी 400 करोड़ रुपए अपने राज्य का बजट देकर इस आयुष्मान भारत में, जहां राज्य में 68 लाख परिवार रहते हैं, 57 लाख परिवार को हम लोग ने कवर करने का काम किया। और अभी तक 32 लाख के घर में हम लोग ने गोल्डन कार्ड पहुंचा चुके हैं और 25 लाख गोल्डन कार्ड 2 महीने के अंदर हर व्यक्ति के घर में 5 लाख का गोल्डन कार्ड हेल्थ स्कीम, ताकि वो कहीं भी असाध्य बीमारी या बड़ी बीमारी का जो नामित हॉस्पिटल है उसके वहां इलाज करा सके। और अभी तक झारखंड में 1,33,000 लोग इस आयुष्मान भारत से अपने इलाज करा चुके हैं और 130 करोड़ रुपए हम लोग इसमें खर्च कर चुके हैं। तो अब हमारी जनता, राज्य की जनता और चाहे देश की जनता, अब सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल पर ही वो भरोसा न रखे। अगर कोई गंभीर बीमारी होती तो कोई भी बड़े हॉस्पिटल में बिना पैसे का आप इलाज करा सकते हैं। ये मोदी जी ने आजाद भारत में पहली बार इतनी अच्छी स्कीम गरीब के लिए, सामान्य लोगों के लिए स्कीम लाने का काम किया है। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उनको भी सुधारने का काम किया। और 14 साल में कोई डॉक्टर की बहाली नहीं हुई थी। हम लोग ने अभी तक 600 डॉक्टर की बहाली करके गांव के हॉस्पिटल में भेजने का काम किया। उसी तरह हमने एक बेसिक मेडिकल कोर्स 3 साल का डिप्लोमा, जहां झारखंड के पढ़े लिखे लड़का लड़की इस मेडिकल कोर्स के माध्यम से वो गांव में भी स्वास्थ्य की सुविधा हम स्वास्थ्य उपकेंद्र में दे सकते हैं। इसके साथ साथ 329 एम्बुलेंस 108, जहां कोई भी हमारी जनता फोन करके 15-20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस उनके द्वार पर पहुंचती है। और इसके साथ साथ जो आपने कहा एम्प्लॉयमेंट में हमने जो इस राज्य की हमारी महिलाएं, खासकर आदिवासी महिलाएं काफी मेहनती है। अगर हम देखें झारखंड के आदिवासी गांवों में तो खेती उद्योग भी हमारी आदिवासी बहनें ही संभाल के रखी है, पशुपालन उद्योग भी हमारी बहनें भी संभाल के रखी। तो ये जो हमारी महिला शक्ति है, हम लोग ने सखी मंडल बनाकर अभी तक 1,16,000 सखी मंडल बन गई है, जिसमें 34 लाख लोग को, महिलाएं को हम लोग ने सरकार से भी अनुदान दिलाया और बैंक से लोन दिलाकर स्वरोजगार कर अपने पैर पर खड़ा होने का काम कर रहे हैं। जो एक डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो सरकार का अपना डेटा जो है उसके मुताबिक झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी देश में ऐसा नहीं है, लेकिन झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो 13.6% उसको माना जाता है, जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। ऐसे में आपकी सरकार के 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपने ऐसा क्या खास किया जिसको लेकर, क्योंकि आपके भी चुनाव अब आएंगे इसी साल, राज्य में भी चुनाव है, कि लोगों को ये लगे कि आपने उनके लिए रोजगार के लिए कुछ खास किया है? देखिए,
आजाद भारत में पहली बार इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने जो करोड़ों नौजवान हमारी डिग्री लेकर रोड पे घूम रहे थे, और आज जमाना है दस्ता मानव संसाधन का, जिसके हाथ में हुनर है उसी को रोजगार मिलेगा। तो भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया। हम लोग ने भी राज्य में अपना 700 करोड़ रुपए इस बजट में, राज्य सरकार के बजट में डालने का काम किया। और हम लोग ने अपने झारखंड के नौजवान नवयुवतियों को हम लोग ने स्किल्ड करने का काम किया। और हमने 14 साल के बाद पहली बार पॉलिसी, क्योंकि झारखंड राज्य एक औद्योगिक प्रदेश है, इसको ध्यान में रखकर अधिक से अधिक निवेश आए। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई, हमने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई, हमने पर्यटन पॉलिसी बनाई, हमने जो इंडस्ट्री अधिक से अधिक आए इसकी पॉलिसी बनाया। और आज हम लोग 2016 में ग्लोबल मोमेंटम झारखंड किए थे, जिसमें 18 देश के लोग एम्बेसडर भी आए थे, 4 कंट्री पार्टनर भी बने थे। और उस मोमेंटम झारखंड के माध्यम से आज 63,000 करोड़ का काम अभी झारखंड में चल रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में ज्यादा। अब हमारे बच्चे बच्चियों को हम लोग स्किल्ड कर टेक्सटाइल में अधिक से अधिक रोजगार, क्योंकि वहां कम पूंजी में रोजगार ज्यादा होते हैं। और हमारी जो पॉलिसी है वो जॉब ओरिएंटेड पॉलिसी है। तो अभी हम लोग ने टेक्सटाइल में हमारी काफी बच्चियां काम कर रही है, और 3 महीने के अंदर 25,000 रोजगार टेक्सटाइल में देंगे। इसके साथ साथ ये स्किल्ड जो वर्कर है और निवेशकों के साथ समन्वय स्थापित कर झारखंड में एक दिन में हम लोग 1,05,000 रोज को रोजगार दिए थे, जिसमें 13 कंट्री के एम्बेसडर आए थे। और उन लोग ने भी कहा कि दुनिया में इस तरह का रोजगार देने की, इस तरह का समन्वय स्थापित कर लोगों को रोजगार देने की सुविधा पहली बार झारखंड में उन लोग ने भी देखा। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है झारखंड में, जो बहुत बड़ी समस्या हमारी पलायन थी, तो उस पलायन को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए जो हमारे आदिवासी बच्चे हैं उनको हम लोग एक गुरुकुल संस्था, जिसमें 60% पैसा देते हैं, उस गुरुकुल की संस्था में टाटा स्टील के पूर्व एमडी मुथु रमन साहब है। और वहां आदिवासी बच्चों को, जिसमें 100% ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट भी है। तो हर सेक्टर में हम लोग काम कर। उसी तरह पर्यटन क्षेत्र को भी हम लोग ने फोकस किया, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार है। तो हर सेक्टर में हम लोग काम करके कोशिश हमारी है कि झारखंड पे जो पलायन का कलंक है उसको हम खत्म करें। झारखंड के ही बच्चे बच्चियों को स्किल्ड कर यहाँ रोजगार दे, और मुद्रा लोन देकर अगर वो स्वरोजगार करना चाहता तो स्वरोजगार भी करे। पर क्या आपको इसमें सफलता मिली? क्योंकि नंबर्स जो हैं वो कुछ और भी कहते हैं। नहीं, देखिए, कहते हैं कि जो ग्रेजुएट आपके यहाँ बच्चे हैं वो लगभग 48% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है या रोजगार नहीं है। मैं नौकरियां नहीं बोलूंगा, रोजगार नहीं है। तो ऐसे में आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, आप रोजगार के लिए सिर्फ डिग्री से ही आपको रोजगार नहीं मिलेगी। डिग्री के साथ साथ आपके हाथ में हुनर भी होनी चाहिए। तो हम सभी झारखंड के या देश के नौजवान से अपील करते हैं, डिग्री के साथ साथ हुनर हाथ में हो, ताकि आपके हुनर के बदौलत, आपके ज्ञान के बदौलत आप न सिर्फ राज्य बल्कि दुनिया में कहीं भी आपको रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि हम ज्ञान आधारित युग में जी रहे हैं। आज वही समाज, वही राज्य, वही देश आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास विशेषताओं का भंडार है। तो उस दिशा में हमारी सरकार स्किल्ड करने का, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे एमकॉम हो, चाहे एमएससी हो, या फिर अगर कोई गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया तो भगवान ने उसे भी बुद्धि दिया, अब उसको सिर्फ स्किल्ड कर उसके लायक रोजगार देना। तो इस दिशा में लगातार हमारी सरकार प्रयत्न है। और अनेक विकासशील राज्य से हमारी राज्य अभी नया है, और नए में भी 14 साल हम राजनीतिक अस्थिरता का दंश झेले। तो और राज्य से कंपेरिजन करने में थोड़ी हम जरूर पीछे रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जल्द विकसित राज्य की श्रेणी में आए। बिल्कुल, जहां पर आपकी सरकार की 2-3 पहलुओं पर काफी तारीफ होती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है,
बाकी कुछ और चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों में जैसे शिक्षा की ही बात करें, ऐसा नहीं लगता है कि झारखंड में कॉलेजेस नहीं है, स्कूल नहीं है, लेकिन शिक्षा का स्तर फिर भी नेशनल एवरेज से कम है। नहीं, देखिए, शिक्षा का स्तर में हायर एजुकेशन में हम कम थे, क्योंकि 14 साल में जो हायर एजुकेशन पर फोकस करनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी के मिली जुली सरकार ने नहीं की। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अलग बहाल किया और उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए हमने 3 अपने सरकार के स्तर पर यूनिवर्सिटी खोले और 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिसमें अमेठी जैसी संस्था भी यहाँ काम यूनिवर्सिटी चल रही है। तो ये हमारी सोच है कि हम बहुत जल्द जो नेशनल एवरेज के जो उच्च शिक्षा की मानक है, हमें पहुंचने में कम से कम 2022 लगेगा, क्योंकि हम उच्च शिक्षा में काफी पीछे थे। अब मैं आपको उदाहरण दूं किस तरह देश में कांग्रेस ने जो लंबे काल तक शासन करके जो सरकारी स्कूल की स्थिति ये थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस राज्य में 38,000 स्कूल है, जहां आप विश्वास करिएगा 67 साल की आजादी में मात्र 3,500 स्कूल में ही बेंच डेस्क थे। हमने इन 40 साल में 48,000 स्कूल में बेंच डेस्क पहुंचा दी। उस स्कूल में बिजली पहुंचा दी जहां 38,000 में मात्र 7,000 स्कूल में बिजली थी। तो ये राज्य का जिस तरह विकास होना चाहिए अलग राज्य होने के बाद, ये कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की सरकार जो जनता की अपेक्षाएं थे उस पर ध्यान न देकर इस देश राज्य की संसाधन को लूटने का काम किया। झारखंड ही एक ऐसा राज्य जहां एकमात्र एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाकर ये कांग्रेस जेएमएम ने किस प्रकार 4,000 करोड़ का घोटाला किया। इससे देश की में राज्य की बहुत बदनामी हुई। तो ये असल अब अलग राज्य हम माना जाए तो 2014 से जहां विकास की अब नींव रखी जा रही है। आपने जब 2014 में चुनाव जीता था तो आपने एक वादा किया था कि मैं 24 घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध कराऊं। आपको नहीं लगता वो वादा पूरा नहीं? इस वादे को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार कार्यरत है। देखिए, झारखंड के साथ कैसा सौतेला व्यवहार हुआ था। अब इतना आपको उदाहरण दूंगा, आप भी आश्चर्य करेंगे। इस राज्य में 68 लाख परिवार है, 67 लाख घर में 68 लाख घर में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी। 30 लाख घर अंधेरा था जब मैं मुख्यमंत्री बना, क्योंकि मैं बिजली मंत्री भी हूं। तो जब मैंने 3 जनवरी को, क्योंकि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, और जब मैं 28 दिसंबर को शपथ लिया तो 2 विभाग का सबसे पहले हमने बैठक ली, एक शिक्षा विभाग और बिजली। तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 30 लाख घर मेरा अंधेरा है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 30 लाख घर में 7% बिजली सौभाग्य योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, जहां कहा 68 साल में 38 लाख घर में, 4.5 साल में मोदी राज में 30 लाख घर में बिजली। अब बिजली की जो 24/7 है, जहां झारखंड में 138 ग्रिड बननी चाहिए, वहां आजादी के 67 वर्ष में मात्र 37 ग्रिड थी। ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बने थे, तो बिजली 24 घंटा कहां देगी। अभी 117 ग्रिड हमारी बन रही है, 257 सब स्टेशन बन रहा है, जो संभवतः दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। तो ये जो हमने वादा किया 24/7 बिजली, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार जो वादा करती है उस वादा को पूरा करती भी है, और इस दिशा पे हम लगातार काम कर रहे हैं। और राज्य की जनता भी देख रही है कि ग्रिड बन रहे हैं, सब स्टेशन बन रहे हैं, तो लोगों को विश्वास है कि ये सरकार 24/7 दिसंबर 2019 तक घर घर पहुंचाएगी। जहां तक नक्सल प्रभावित इलाकों का सवाल है, अगर हम पिछली कुछ अप्रैल में ही अगर हम घटनाएं देखें तो ज्यादातर घटनाएं जो होती हैं वो झारखंड और बिहार के बॉर्डर के एरियाज पे घटनाएं देखती हैं। तो आप इन सब खासतौर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए और खासतौर से इस जो ये मुश्किल है, एक समस्या है, इसे दूर करने के लिए क्या? नहीं, देखिए, आप 2014 के पहले झारखंड का नक्सल क्षेत्र देखिए तो शाम 6-7 बजे के बाद आवागमन लगभग ठप रहती थी। डर था, भय था।
चाहे वो पलामू जाए, चाहे गढ़वा जाइए, चाहे लतेहार जाइए, चाहे कहीं भी लोग शाम में रात में आने जाने में डरते थे। इन 4.5 साल में जहां 2014 में झारखंड की पहचान नेशनल टीवी में और देश में 2 ही कारण से होती थी, एक भ्रष्टाचार, दूसरा उग्रवाद। लेकिन इन 4.5 वर्ष में आप देखें कहीं नेशनल टीवी में यह नहीं आया कि यहीं नक्सलवाद के कारण कहीं आम जन की क्षति हुई या फिर किसी पुलिस जवान की क्षति हुई। नक्सलवाद को हमने काफी कंट्रोल किया, अच्छी सिलेंडर पॉलिसी बनाई। अच्छी सिलेंडर पॉलिसी बनाने के कारण काफी नक्सल जो हमारे भटके नौजवान युवतियां थी वो सिलेंडर करके अच्छी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़े हैं और आज नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रही है। इसके साथ साथ जो नक्सल क्षेत्र थे, अब मैं बताऊं आप, पेशरार है लोहरदगा, जहां शाम में 5 बजे के बाद कोई नहीं जाने की हिम्मत करते थे। आज पेशरार जाइए आप, रांची जैसा आपको रोड मिलेगा। पेशरार के हर गांव में हर घर तक बिजली पहुंच गई। लतेहार गारू एक जगह है जहां आजादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। वहां जो नक्सल का मेन कमांडर था सुधांकरण, वहां जन अदालत लगा था। उन क्षेत्रों में हम ग्रामीण के साथ बैठक करके आज वहां सड़कें, वहां घर घर बिजली पहुंचाने का काम। उसी तरह सरंडा के गुदरी जगह 69 घर का गांव है, वहां जब मैं पहला बार गया तो वहां भी कोई बिजली नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क नहीं। आज आप जाके गुदरी जाके देखिए, वहां घर घर बिजली है, सड़कें हैं, थाना वहां के आदिवासी भाई लोग ने दिया, थाना भी बन गया। तो इन 4.5 वर्ष में हमने उग्रवाद की कोई समस्या को समझते हुए उग्रवाद की खत्म करने की दिशा में सिलेंडर पॉलिसी और कोई लोकतंत्र को चुनौती देता तो कानून अपना काम करे के साथ साथ उन क्षेत्रों में विकास, जो उस गांव में या उस लोगों को जो मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, सड़क, वो साथ साथ पहुंचाने का काम किए, जिसके कारण जनता का भारी समर्थन, इस नक्सल को समाप्त करने में हमें जनता का समर्थन मिला, हमारा प्रशासन को समर्थन मिला। इसीलिए आज आप कहीं भी अभी रात में 9, 10, 11 बजे कहीं से भी कोई आप आ जा सकते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म आपका जो विरोधी करते हैं, आप पहले नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लेकर ये विरोधियों का आरोप है कि आप जो हैं वो ट्राइबल विरोधी। देखिए, जो ट्राइबल के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड नामधारी पार्टी, जो आदिवासियों के नाम पर सिर्फ अपनी मत पेटी भरा और अपनी अर्थ पेटी भरा, आज भी आजादी के इतने वर्ष बाद आप आदिवासी गांव में जाएं तो आपको रुआं खड़ा हो जाएगा। कोई बुनियादी सुविधा नहीं पहुंचा। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी राजनीति है, कांग्रेस की राजनीति है, दुष्प्रचार कर आदिवासी को डरा के रखे और अपना मत लेते जाए। लेकिन इस 4.5 साल में आपने देखा आम आदिवासी हमारी सरकार के खुश है, लेकिन आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले नेता जरूर दुखी है, क्योंकि हमारी आदिवासी जनता अब सजग हो रही है, विकास भी वो चाहती है, उन गांव में भी विकास हो रहा है। तो ये जो आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य लोग हो, ये लोग हमारे क्षेत्र में गांव में जाकर दुष्प्रचार करते हैं। और जब जब चुनाव आते हैं, 2014 में भी यही किए कि बीजेपी की सरकार आएगी, आपकी जमीन छीन लेगी। अभी भी यही लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी आदिवासी जनता सजग हो गई है, क्योंकि वो 2014 में भी यही नारा देकर आदिवासी का वोट लिया था। लेकिन 4.5 वर्ष में कोई आदिवासी का जमीन सरकार नहीं ली, बल्कि इन 4.5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने CNT-SP एक्ट उल्लंघन कर 500 करोड़ रुपए का जमीन, चाहे वो दुमका हो, साहेबगंज हो, बोकारो हो, धनबाद में, झारखंड की एक एक जनता जानती है। तो इनका अब दुष्प्रचार अब झारखंड की हमारी आदिवासी जनता पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब आदिवासी जनता जाग चुकी है कि कौन पार्टी उसके हित में है, कौन पार्टी उसके अहित में है।
झारखंड में जो मिनरल वेल्थ है, माना जाता है 40% जो देश का मिनरल वेल्थ है वो इस राज्य में है। लेकिन जब हम कंट्रीब्यूशन इस राज्य की देखते हैं, ओवरऑल जो मिनरल यहां से आते हैं वो केवल 10% है। ऐसा क्यों है कि ये राज्य जो अपनी एक स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल नहीं करता? देखिए, देश का दुर्भाग्य है जो कांग्रेस 55-60 साल तक जो शासन की, अब जैसे हमारे यहाँ कोयला उत्पादन अच्छा होता है तो इसमें सिर्फ पैसे से सरकार काम नहीं करती है। पैसे रह के भी अगर आपके पास विजन नहीं है, तो इस कांग्रेस सरकार के पास विजन नहीं था, क्योंकि उनको देश को लूटना था कोयला घोटाला करके। और आपने देखा झारखंड से ही इसी मधु कोड़ा को बनाकर, एक निर्दलीय विधायक को बनाकर यहाँ कोयला घोटाला भी हुआ, जहां कोयला भेजने के जो कोयला भेजते हैं उसके बदले अगर हम पीठेन में पावर प्लांट बनाते हैं, आज पूरा दुनिया को हम कोयला दे रहे हैं, तो कोयला के बदले अगर पीठन में पावर प्लांट बनाते हैं और बिजली हम बेचते हैं दुनिया को जला देने का काम, तो पीठेड पावर प्लांट बनता तो लोग को रोजगार मिलते हैं। तो ये कांग्रेस की गलत नीति के कारण ये जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उसका हमने सही उपयोग नहीं कर पाया, और इसीलिए अब हमारी सरकार पीठेड पर पावर प्लांट, जैसे एनटीपीसी के साथ झारखंड सरकार कोलैबोरेशन कंपनी बनाकर 4000 मेगावाट का बिजली यही झारखंड में उत्पादन का शुरुआत हो गया, जो 2021 में कंप्लीट हो जाएगी। प्राइवेट एक अदानी आपके गोड्डा में लगा रहा है, कोल ब्लॉक लिए यही पावर प्लांट मिल रहा है। अब हजारों लोग को रोजगार मिलेंगे, आप प्रत्यक्ष लोग भी, और शहर डेवलप होगा। अब बिजली अब दुनिया को दीजिए कोयला की जगह। तो पर्यावरण का भी हमें, जो हमारे झारखंड में पर्यावरण भी एक समस्या है, इससे भी निजात पड़ेगी। तो पैसे से ज्यादा विजन। मुख्यमंत्री जी, एक तो मैं आने वाले लोकसभा चुनाव के जो 2 दौर हैं अपने, उसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा, और राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।